दोस्तों ये मूवी जूल वर्न्स की बुक द मिस्टीरियस आइलैंड पर बेस्ड है। एक ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड जो चारों ओर से बड़े बड़े तूफानों से घिरा पड़ा है। ऐसा आइलैंड जो सैकड़ों सालों में बस 1-2 साल ही पानी से बाहर आता है और यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कुछ इस तरह की है कि कोई भी यहाँ पे सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो आज इस मूवी में हम लोग ऐसे ही एक आइलैंड की झलक देखेंगे और तो और किस तरह हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर्स इस खतरनाक आइलैंड के अंदर जाकर वहां से वापस आते हैं जहां से निकल पाना नामुमकिन था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और वो बाइक से इन लोगों से भाग रहा है, मगर पुलिस इवेंचुअली इसको पकड़ लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम शॉन है। शॉन एक सैटेलाइट फैसिलिटी में घुस गया था और इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। शॉन के पकड़े जाने पर उसके स्टेप डैड हैंक को यहाँ बुलाया जाता है। शॉन और हैंक में ज्यादा बनती नहीं थी, तो घर लौटकर शॉन किसी से भी बिना कुछ भी बात किए अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह हैंक शॉन से बात करने उसके रूम में आता है। यहाँ शॉन उसे बताता है कि कल उसे रेडियो पे कुछ मैसेजेस लूप में मिल रहे थे। अपने सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए वो उस सैटेलाइट फैसिलिटी में घुस गया था। हैंक के थोड़ा पूछने पर शॉन फाइनली उसे ये मैसेज बता देता है। हैंक इस कोड को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है और वो उसे ये भी बताता है कि ये तो एक्चुअली मोर्स कोड है। हैंक को ये सब एक्चुअली इसलिए पता है क्योंकि वो एक समय नेवी में था। इस कोड को डिकोड करने पर इन लोगों को मैसेज मिलता है, द आइलैंड इज रियल। इस मैसेज में थोड़ी पहेलियां भी रहती हैं जिन्हें सॉल्व करने पर इनको 3 अलग अलग राइटर्स की 3 अलग अलग किताबें मिलती हैं। हैंक इन तीनों किताबों में दिए गए मैप को एक सिंगल मैप में कन्वर्ट करता है जहां से इन्हें एक मिस्टीरियस आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं। शॉन हैंक को बताता है कि ये मैसेज उसके ग्रैंडपा ने ही उसे सेंड किया होगा और क्योंकि शॉन के ग्रैंडपा एक एक्सप्लोरर हैं और 2 साल से उनका कुछ भी अता पता नहीं है, तो हो ना हो वो इसी आइलैंड पर हैं। शॉन अपने ग्रैंडपा से मिलने जाना चाहता है, मगर वो अभी छोटा है तो हैंक उसे अकेले जाने की परमिशन नहीं देता और तो और उसे सेफ रखने के लिए हैंक भी उसके साथ चलने की जिद करता है। इसके साथ साथ वो शॉन के साथ अपनी बॉन्डिंग भी बढ़ाना चाहता है। दोनों ही इन कोऑर्डिनेट्स के पास वाले कोस्ट लाइन कंट्री में आ जाते हैं। शॉन और हैंक दोनों इस आइलैंड पर जाने के लिए बोट ड्राइवर्स के पास जाते हैं, मगर कोई भी समुद्र के इस रास्ते में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो समुद्र का डेडलीस्ट पार्ट है। लेकिन गैबी नाम का एक हेलीकॉप्टर पायलट अच्छी खासी रकम के बदले इनको वहां छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि उसके हेलीकॉप्टर की हालत ज्यादा कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन शॉन गैबी की बेटी पर लट्टू हो जाता है और इस खटारा हेलीकॉप्टर से जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो शॉन, हैंक, गैबी और उसकी बेटी के साथ इस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं जहां आगे चलकर इन्हें बड़े बड़े हरिकेन्स मिलते हैं। इतने बड़े बड़े तूफान देखकर ये लोग वापस जाने का सोचते हैं, मगर हेलीकॉप्टर का कंट्रोल गैबी के हाथ से छूट जाता है और तो और ये लोग अब इन तूफानों के अंदर खिंचे चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये सभी खुद को एक बीच पर पाते हैं। बचा कुचा सामान इकट्ठा करके ये लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं जहां इन्हें मिस्टीरियस आइलैंड मिलता है जिसे ढूंढते हुए ही ये लोग यहाँ आए थे। इन्हें यहाँ बहुत ही छोटे छोटे हाथी मिलते हैं। शॉन यहाँ सबको समझाता है कि इस आइलैंड पर सारे छोटे एनिमल्स बड़े हैं और सारे बड़े एनिमल्स छोटे हैं, यानी इस आइलैंड की बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से इन्वर्स्ड है। आइलैंड पर एक जगह से धुआं उड़ रहा था। शॉन सबसे ये कहता है कि इन्हें वहीं जाना चाहिए क्योंकि वहीं पर उसके ग्रैंडपा होंगे। ये लोग आइलैंड के आसपास के हरिकेन्स की वजह से अब वापस भी नहीं जा सकते थे, तो अब शॉन के ग्रैंडपा के पास जो रेडियो था वही इनके लिए इनका लास्ट होप था। धुएं की तरफ जाते जाते ये लोग रास्ते में बहुत ही अजीब तरह के पत्थरों पर चलते हैं, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं और इनमें से कुछ अंडों के फूट जाने पर इनकी माँ यानी एक बड़ी सी छिपकली इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। फिर यहाँ आता है एक एपिक चेस सीन जहाँ इस बड़ी छिपकली से ये लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। मुश्किल से ये सभी लोग अपनी जान बचाते हैं, लेकिन ये छिपकली एंड में इन लोगों को पकड़ लेती है और इन लोगों की जान ऑलमोस्ट चले ही गई होती है। लेकिन तभी वहाँ लगा एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और ये छिपकली इस ट्रैप से नॉकआउट हो जाती है। और तो और ये ट्रैप किसी और ने नहीं बल्कि शॉन के ग्रैंडपा ने ही लगाए थे। शॉन अपने ग्रैंडपा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके ग्रैंडपा पिछले 2 सालों से अकेले ही इस खतरनाक आइलैंड पर सरवाइव कर रहे हैं।
फिर सभी लोग मिलकर शॉन के ग्रैंडपा के साथ उनके ट्री हाउस में जाते हैं। शॉन के ग्रैंडपा उसको बताते हैं कि 2 हफ्ते बाद ये लोग यहाँ का एक रेडियो यूज करके सिग्नल भेज पाएंगे, क्योंकि उसी टाइम वो सैटेलाइट उस पोजीशन पे रहती है और वही टाइम सिग्नल भेजने के लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि इस चीज का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो सिग्नल कोई ना कोई कैच कर ही लेगा। अगले दिन शॉन के ग्रैंडपा सभी लोगों को इस आइलैंड के बेहद पुराने और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर के पास ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये आइलैंड असल में द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस है और कुछ टेक्टोनिक प्लेट साइकिल की वजह से ये आइलैंड हर 140 सालों में कुछ ही टाइम के लिए समंदर से बाहर आता है। शॉन के ग्रैंडपा की कैलकुलेशन के अनुसार इस आइलैंड को फिर से डूबने में करीब 14 साल और हैं। उनका प्लान ये है कि वो शॉन और अपने नाम पर इस आइलैंड का नाम रखेंगे और बेस्ट एक्सप्लोरर्स में शुमार हो जाएंगे। और आइलैंड डिस्कवर करने पर पैसा भी बहुत आएगा, तो सीधी सी बात है पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हैंक बोलता है कि समंदर का पानी तो ऑलरेडी आइलैंड के बीचों बीच आ चुका है और 1 या 2 दिन में ही ये आइलैंड पूरी तरह डूब जाएगा। हालांकि शॉन के ग्रैंडपा और हैंक की ज्यादा बन नहीं रही थी, तो वो हैंक की बात पर ज्यादा यकीन नहीं करते। लेकिन हैंक फैक्ट्स के साथ सभी लोगों को यकीन दिलाता है कि आइलैंड डूबने ही वाला है। तो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस आइलैंड से बाहर कैसे निकला जाए। रेडियो सिग्नल भेज भी नहीं सकते और नाव से ये लोग बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि आइलैंड के बाहर बहुत ही बड़े बड़े तूफान हैं। तो शॉन के ग्रैंडपा यहाँ पर सभी को कैप्टन नीमो की सबमरीन के बारे में बताते हैं, जो कि 18वीं सेंचुरी में इसी आइलैंड पर आए थे। नीमो की कब्र भी इसी आइलैंड पर रहती है और ये लोग उसकी जनरल से आइलैंड पर सबमरीन की लोकेशन का पता लगाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं कि कैप्टन नीमो इंडियन थे और उनके जनरल भी हिंदी भाषा में लिखे गए थे। और अब क्योंकि आइलैंड बहुत ही जल्द डूबने वाला था, तो ये लोग खतरों से भरा एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं, जहां इनकी जर्नी में हम लोग बहुत ही सुंदर सुंदर सीन्स देखते हैं। इन लोगों की जर्नी के बीच में आइलैंड के वोल्केनो में एक बड़ा सा धमाका होता है और उसकी ऐश उड़कर इन लोगों तक आती है। तब ये लोग नोटिस करते हैं कि इस वोल्केनो के अंदर तो पिघला हुआ सोना भरा पड़ा है। शॉन उस वोल्केनो के पास जाकर थोड़ा सा सोना अपने लिए लेना चाहता था, मगर सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि आइलैंड को डूबने में ज्यादा वक्त नहीं है। सोना न मिल पाने की वजह से शॉन थोड़ा दुखी जरूर हो जाता है, लेकिन अपनी जान से बड़ा खजाना और क्या होगा। आगे एक पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए ये लोग बड़ी बड़ी हनी बीज की सवारी भी करते हैं। इसी टाइम इन लोगों के पीछे कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी बर्ड्स भी पड़ आती हैं, लेकिन जैसे तैसे बर्ड्स से पीछा छुड़ाकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चेस सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग फाइटर जेट उड़ा रहे हों। एक जगह रात बिताने के बाद ये लोग देखते हैं कि समुद्र का पानी बहुत अंदर तक आ चुका है, यानी कुछ ही घंटों में ये आइलैंड पूरी तरह डूब जाएगा। इसी टाइम हेलीकॉप्टर पायलट गैबी भी गायब हो जाता है। गैबी की बेटी सबको ये बताती है कि उसके पापा जरूर वोल्केनो के पास थोड़ा सा सोना लेने गए होंगे, क्योंकि यार उस बंदे की थोड़ी मनी प्रॉब्लम्स है। तो ये सभी लोग अब 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। हैंक और शॉन सबमरीन को ढूंढने उसकी तरफ निकलेंगे और शॉन के ग्रैंडपा और गैबी की बेटी उसे ढूंढने के लिए वोल्केनो की तरफ जाएंगे। और फिर ये सभी लोग उसी जगह इकट्ठे होंगे जहां पर सबमरीन इन लोगों को मिल जाएगी। शॉन और हैंक सबमरीन की तरफ आ तो जाते हैं, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण सबमरीन पूरी तरह पानी में डूब जाती है और इन लोगों को मजबूरन पानी के अंदर जाकर सबमरीन को रिट्रीव करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों की मुश्किलें यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये दोनों पानी के अंदर जाते हैं, जहाँ एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक ईल इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। अपनी जान बचाकर ये लोग जैसे तैसे सबमरीन के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन सबमरीन बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी। इसकी पुरानी बैटरीज को चालू करने के लिए इनको एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक वोल्टेज चाहिए था। ये लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन लोगों को कहाँ मिलेगा। तो हैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक हार्पून को लेके सबमरीन के बाहर जाता है और अपनी जान पर खेलकर वो इस हार्पून को इस इलेक्ट्रिक ईल की ओर फेंकता है। ये हार्पून सबमरीन की बैटरी से कनेक्टेड रहता है और एक वायर से होते हुए इलेक्ट्रिक ईल का सारा चार्ज बैटरी तक जाता है, जिससे ये बैटरीज चार्ज हो जाती हैं और सबमरीन का इंजन फाइनली स्टार्ट हो जाता है।
मीनवाइल बाकी सब भी आइलैंड के कोस्ट पर आकर हैंक और शॉन का इंतजार करते हैं। बहुत ज्यादा पानी की वजह से जमीन सबमरीन में ऑलमोस्ट डूब ही जाती है, लेकिन तभी शॉन सबमरीन लाकर सभी लोगों को बचा लेता है और सबमरीन से ये लोग सेफली आइलैंड के बाहर आ जाते हैं। मूवी के एंड में गैबी इस सबमरीन को अपने पास ही रख लेता है और फिर वो अपनी खुद की अंडर वाटर ट्रेवल एजेंसी खोलता है, जिससे उसकी मनी प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व हो जाती है और शॉन के ग्रैंडपा उसको और उसकी फैमिली को बहुत सारे एडवेंचर्स पर ले जाते रहते हैं। लेकिन फाइनली वो इन सभी लोगों को अपने साथ एक नए एडवेंचर पर चलने को बोलते हैं, जहां ये लोग चांद की एक्सप्लोरेशन पर जाएंगे। अब भाई मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं आज तक गोवा भी नहीं जा पाया ढंग से, और ये अंकल चांद पर जाने की बोल रहे हैं, तो इन अंकल जी को सैल्यूट। और इसी तरह ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।